तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास। आज से स्टार्ट हो रही है एमपी फॉरेस्ट गार्ड एवं जेल प्रहरी के लिए, साथ ही साथ में एमपी एसआई एवं ग्रुप 4 और अन्य ऐसी सभी भर्ती परीक्षाएं जिनमें आपको इंग्लिश देखने को मिलती है। यहाँ से हम इंग्लिश का बेस एकदम क्लियर करने चल रहे हैं। बेस से लेकर के चलेंगे और हाई लेवल तक आपको हम लेकर के जाएंगे। डेली आपकी प्रैक्टिस भी होगी। पहले एक टॉपिक क्लियर कराएंगे, जैसे कि आज हम यहाँ पर टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश की क्लास नंबर 1 है और टेंस का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ में इसके शाम को जो है एक और वीडियो आएगी जहाँ पर आपकी टेस्ट होगी। ठीक है, डेली टेस्ट चलेगी। उस टेस्ट सीरीज का नाम है विजय श्री टेस्ट सीरीज और ये टॉपिक आपका सुबह चला करेगा। ठीक है, तो चलिए, ये इतनी जानकारी बहुत है, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, सीधे क्लास की ओर चलते हैं। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए टेंस की क्लास नंबर 1 ऑन सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल। आइए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं शुरुआत सबसे पहले कहाँ से कर रहे हैं। तो देखिए, आखिर टेंस होता क्या है। तो देखिए, किसी कार्य के समय एवं अवस्था को ही टेंस कहा जाता है। कोई भी कार्य हो रहा है तो कितनी अवस्था में हो रहा है, कैसी अवस्था में हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, वो चीज़ बताने के लिए जिस भी स्थिति का हम प्रयोग करते हैं उसी को टेंस कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, टेंस आपको जहाँ पर भी देखने को मिलेगा तो 3 ही प्रकार मिलेंगे। पहला होगा प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होगा पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहते हैं। तीसरा होगा फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्य काल कहते हैं। अब ये 3 भाई हैं, ठीक है, लेकिन ये 3 भाई के 4-4 बेटे हैं। ठीक है ना, जो ये 3 भाई हैं, इन तीनों भाई के 4-4 बेटे हैं। तो इन तीनों टेंसों को हमने 4-4 सब डिवीजन में इसको हमने जो है बांट दिया है। अब वो 4-4 सब डिवीजन या फिर इन तीनों के 4-4 बेटे कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है इंडेफिनिट। ठीक है ना, पहला जो बेटा है उसका नाम है इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा जो बेटा है उसका नाम है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा जो बेटा है उसका नाम है परफेक्ट टेंस और चौथा जो बेटा है उसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 बेटे हैं, हर एक टेंस के 4-4 बेटे हैं। तो चलिए, एक एक बेटे के बारे में पूरी जानकारी हमको लेनी है, पूरी डिटेल में उसकी कथा पढ़नी है कि आखिर ये आया कहाँ से, कैसे, मतलब इन लोगों का जन्म कैसे हुआ, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बार बार हम आपसे नहीं कहेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एकदम डिटेल में आपके हम ये क्लास लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है ना, आपने देख लिया पटवारी में कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, चाहे वो पीक्यूआरएस हो, चाहे वो आपके एक्टिव पैसिव हो, चाहे नरेशन हो, सबका बेस आपका ये टेंस ही है। एक बार आपने टेंस अगर क्लियर कर लिया तो समझ लीजिए ये तीनों टॉपिक जिनने आपको जो है पटवारी में परेशान किया था, वो तीनों टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। उसी लेवल पर हम आपको लेकर के चलने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिर क्या होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रख सकते हैं। तो देखिए, ये पीक्यूआरएस में ये जितने भी कार्य बता रहे हैं ना, ये पीक्यूआरएस में आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रूटीन एक्शन जो होता है, जो डेली एक्शन हम करते हैं, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखते हैं। अब देखिए, वो जमाना गया जब हम आपको बताएंगे किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, तो समझ लीजिए भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ये जमाना अब चला गया। ये आप कक्षा 10 तक ही पढ़ते थे, क्लास 10 तक आपको ये पढ़ाया जाता था। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में लिख कर क्या आता था, राम बाजार जाता है, इसकी इंग्लिश करके बताइए। अब ऐसा आपको व्यापम के एग्जाम में तो नहीं देखने को मिलेगा। व्यापम या एसएससी के एग्जाम में आपको ये बताने को आता है कि बताइए भैया, सामने आपको एक सेंटेंस मिलेगा, आप ये बताइए कि ये कौन से टेंस में है। ठीक है, या फिर इसका प्रयोग करके हम दूसरा सेंटेंस कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे उसको जोड़ करके हम पीक्यूआरएस सॉल्व कर सकते हैं, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एकदम ऐसे ऐसे सेंटेंस लेकर के आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे आपको मदद मिलने वाली है आपके आगे के एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले रूटीन, जहां भी रूटीन भी एक्शन मिलेगा, जहां पर नियमित कार्य होगा, वहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने को मिलेगा। जैसे आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए इर्रेगुलर एक्शन, कोई ऐसा एक्शन जो अनियमित कार्य जो भी हो, वहां पर भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही देखने को मिलेगा। जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान, अर्थक्वेक जो है ना, वो जो है जापान में आता ही रहता है। ठीक है ना, आता ही रहता है, यानी कि अनियमित कार्य है, ऐसा नहीं है कि डेली आएगा, कभी कभी आता है लेकिन आता ही रहता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी बताएंगे कि ये मतलब कि अगर बहुवचन है तो कौन सी क्रिया लगाएंगे, एक वचन है तो भाई इसमें एस या एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे,
कौन सी सहायक क्रिया का यूज करते हैं, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। आप लास्ट तक बने तो रहिए। लास्ट में जो पटवारी में आए हुए आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, तो 9 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आगे वनरक्षक के एग्जाम में, एमपीएसआई के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और डेली हम ऐसा करेंगे, लगभग 9, आज हम 9 वन वर्ड कवर कर रहे हैं, कल हम 9 इडियम्स को कवर करेंगे, फिर 9 एंटोनिम सिनोनिम को हर क्लास के साथ में रखेंगे। ठीक है, देखिए उसके अलावा आपकी कोई हैबिट हो, जो भी आपकी आदत हो, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जताते हैं। जैसे कि ही स्मोक्स, वो क्या करता है, वो धूम्रपान करता है। ठीक है, अब ये यस या यस क्यों लगा दिया, वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। बस अभी तो हम केवल बता रहे हैं, आपको केवल पहचान करा रहे हैं कि जो इनके पापा हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो इनका पहला बच्चा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो क्या क्या करता है, उसकी पहचान आखिर क्या है, कहाँ कहाँ पर उसको यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पूरी जानकारी हम डिटेल में ले रहे हैं। ठीक है ना, चलिए। यूनिवर्सल ट्रुथ, कहीं पर भी यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, सार्वभौम सत्य जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। अब इसका प्रयोग समझ गए। हमने आपको जब एक्टिव पैसिव पढ़ाया था तो हमने क्या कहा था, कहीं पर भी सार्वभौमिक सत्य आ जाए तो भाई वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पहले ही बता रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ भी हो, उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे आप उसको एक्टिव करें, चाहे आप उसको पैसिव करें, कुछ भी करें, लेकिन वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, ये बिल्कुल सार्वभौम सत्य है। आप अमेरिका चले जाइए तब भी पूर्व में ही उगेगा, आप जापान चले जाइए तब भी पूर्व में ही उगेगा सूर्य। ठीक है, चलो भाई, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, जैसे कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और स्पोर्ट्स की जो कमेंट्री होती है, वहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही दूसरा नाम है। ये मान लीजिए घर का जो बुलाए जाने वाला नाम है वो सिंपल प्रेजेंट है, और जो मार्कशीट में नाम लिखा है, कच्चा हाई स्कूल की मार्कशीट में जो लिखा है, वो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम जो है लिखा है, लेकिन घर पे उसको सिंपल प्रेजेंट बुलाया जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी आपको न्यूज़ कोई भी देखने को मिल जाए या स्पोर्ट्स की कमेंट्री देखने को मिल जाए, तो वहाँ पर भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा। ये बहुत जगह आपको प्रयोग में आने वाला है। ठीक है, जैसे कि पीएम साइंस डील, पीएम ने जो है एक डील साइन की है। ठीक है, तो ये क्या है, ये न्यूज़ है ना, एक आर्टिकल है ना, एक आर्टिकल के बारे में बताया जा रहा है भाई, पीएम साइंस डील, पीएम ने जो है एक जो है न्यूज़ को, एक जो है डील को इन्होंने साइन किया है। तो ये एक तरह की न्यूज़ है। ये भी आपको प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलिएगा। लास्ट में कोई भी दिक्कत आए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। ठीक है, उसको अगर कोई परेशानी होगी तो उसको हम कमेंट बॉक्स में ही पिन कर देंगे। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको टेंशन होता है, तो भाई आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और अब पता ही है आपको कि हम लाइव भी आया करेंगे, 1-2 दिन लाइव भी आया करेंगे। तो जो भी आपकी दिक्कत हो, आप एक कॉपी में, नोटबुक में जो है नोट करके लिख लेंगे। जब हम लाइव आएँ तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। ये सुविधा भी आपको उपलब्ध है, बिल्कुल 0 पैसा में, 1 भी रुपया आपका खर्च नहीं होने वाला है। पूरी फ्री में तैयारी हम आपकी करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं भाई। कुछ अन्य जानकारी क्या है, तो निकट भविष्य के किसी प्लान्ड कार्य को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी भविष्य में कोई काम होने वाला है जो पहले से ही प्लान्ड है, यानी कि वो पहले से बिल्कुल निश्चित है कि ये काम होगा ही होगा, उसको व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। केवल अभी हम प्रयोग देख रहे हैं, अभी हम आपको पूरा वो बताएंगे, पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, फिर आपको हम एक तरह से प्रैक्टिस कराएंगे, ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अगले सप्ताह में जो है चाइना जाएंगे। अब ये कहोगे आप सर गागी गे आ रहा है इसमें, ये तो फ्यूचर होना चाहिए, और यहीं पर आप जो है गड़बड़ी करके आ जाएंगे, उसको फ्यूचर में बना करके आ जाएंगे, हिंदी के हिसाब से जो है उसका अर्थ निकाल करके। लेकिन मेरे भाई, कोई भी प्लान्ड वर्क हो जो पहले से ही प्लान है, यानी कि पीएम का चाइना जाना पहले से ही प्लान है कि भाई पीएम जाएंगे ही जाएंगे, तो उसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब देखिए कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, लीव्स, लीव्स ऐसे ये कहाँ पर लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगाते हैं। कब लगाते हैं, अब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, समझ गया ना कहाँ कहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने को मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला वगैरह बता देते हैं। देखिए सिंपल फॉर्मूला की बात करते हैं, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा कहीं पर भी तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन आपको अगर सिंगुलर सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस को हम इसमें लगा देते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमें एस या ई एस लगाना पड़ता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट तो आप जान रहे होंगे भाई, ही सी इट जो है,
या किसी का नाम होगा, ठीक है ना, या ये जो जो भी होते हैं वो आपके एक वचन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनका जब भी प्रयोग करेंगे तो आप वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। और वहीं अगर आप दे का प्रयोग करेंगे, दे माने वे, वी का प्रयोग करेंगे, यू का प्रयोग करेंगे, तो आप क्या करेंगे, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब चलिए देखते हैं, अगर नेगेटिव इसका बनाएंगे तो क्या करेंगे, प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सेकंड बनाएंगे तो क्या करेंगे, एकदम डिटेल में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। भाई वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना और सब तक शेयर कर देना। हर एक इंसान के पास में वीडियो पहुंचना चाहिए। जो लोग बड़ी बड़ी मोटी मोटी पैसे खर्च करके जो है अपना कोर्स खरीद करके पढ़ना चाह रहे हैं, उनको जब ये पता होना चाहिए भाई फ्री में भी अच्छी चीज़, अच्छा कंटेंट फ्री में भी मिल रहा है। चलिए बात नेगेटिव की कर लेते हैं भाई। तो नकारात्मक वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। अभी तक जो सिंपल वाली बात हो रही थी वहां पर आप वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा रहे थे। जैसे ही आपको कहीं पर नॉट दिखा मिल जाए, कहीं पर नहीं दिखा मिल जाए, यानी कि नकारात्मक वाक्य कहीं पर भी मिल जाए, तो आपको क्या करना है, एक वचनकर्ता के साथ में आपको डज लगाना है और बहुवचनकर्ता के साथ में आपको डू लगाना है, ठीक है ना, समझ गए। देखिए, और सहायक क्रिया के तुरंत बाद ही नॉट लगाएंगे। जैसे ही आपने डज का प्रयोग किया ना, तो ये जो नॉट है वो डज के तुरंत बाद ही आएगा। जैसे ही आपने डू का प्रयोग किया ना, तो ये जो नॉट है ना, नॉट वो डू के तुरंत बाद ही प्रयोग में आएगा। कभी कभी इसकी भी एरर आ जाती है। कॉमन एरर के भी प्रश्न आपके जो है वनरक्षक के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वहां पर ये आपको यूज में आएगा कि भाई क्या करेंगे, डू के बीच में कुछ और दे देंगे, उसके बाद में आपको नॉट लगा मिलेगा। लेकिन अगर बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की करें और केवल नकारात्मक वाक्य है, तो समझ लेना कि डू के साथ में ही नॉट आएगा, अलग नहीं भागेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट आपका सबसे पहले आएगा, वो तो दादा भाई है, सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी, डू डज का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है ना, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से, और इसके तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रख देंगे। अगर सिंगुलर है तो डज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग हम करेंगे, यानी कि सिंगुलर के साथ में डज नॉट आएगा, प्लूरल के साथ में डू नॉट आएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ही डज नॉट कम हियर। अब इस डज नॉट को ना एक बार आपको कंफ्यूज करने के लिए डजंट लिख सकते हैं। ये आपका जो आपका वो होता है ना क्वेश्चन टैग, अभी जो 26 तारीख का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन टैग भी पूछा गया था भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन टैग पूछा गया था। तो ये आपका अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़ लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन टैग हो गया आपका, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, PQRS हो गया, और भी जो भी आपकी जो भी परेशानी, जैसे कि आपको पैसेज आएगा पढ़ने के लिए, तो पैसेज भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो 50% जो आपका है वो सब कुछ आपका ये टेंस ही कवर करने वाला है। 50% जो इंग्लिश है ना वो आपका टेंस ही कवर करेगा मेरे भाई, तो अच्छे से पढ़ करके चलना है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, ही डजंट कम हियर, वो यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। नहीं लगा तो हमने डज लगाया, डज इसलिए लगाया क्योंकि एक वचन करता ही है, इसलिए हमने डज का प्रयोग किया। कोई भी परेशानी आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको कहीं पर देखने को मिल जाए, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहीं पर मिल जाए, तो क्या करेंगे। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह का होता है। पहला होता है फर्स्ट इंटेरोगेटिव, जिसे प्रथम प्रश्नवाचक कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो वाक्य की शुरुआत है वो क्या शब्द से होगी। कहीं पर भी आपको हिंदी में बात करें, अगर हिंदी में कोई आपसे पूछेगा तो क्या शब्द आगे लगा है, तो समझ लीजिए कि भाई ये प्रथम प्रश्नवाचक यानी कि फर्स्ट इंटेरोगेटिव है, जिसकी फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अगर क्या शब्द पहले लगा है तो आपको सहायक क्रिया पहले लगानी पड़ेगी, डू या फिर डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ में ये माफ कीजिएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूल जाना, नहीं तो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक वचन करता है तो डज, बहुवचन करता है तो डू, ठीक है। करता यहाँ पर रखेंगे, उसके तुरंत बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। फर्स्ट इंटेरोगेटिव की बात हमने कर ली। चलिए बात करते हैं सेकंड इंटेरोगेटिव। पहचानेंगे कैसे कि ये सेकंड इंटेरोगेटिव है, तो वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्दों से होगी, तो समझ लेना कि भाई ये सेकंड इंटेरोगेटिव है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो जो प्रश्नवाचक शब्द आपको देखने को मिल रहा है ना, उसी को उठा करके आगे ले आइए। क्वेश्चन वर्ड जो है वो सबसे पहले लगेगा, उसके बाद में डू डज यानी कि सहायक क्रिया लगेगी, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट मेरा देखने को मिलेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके साथ में एक ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपको जरूर लगा मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह ही गैप कर देते हैं, फिर आपको कॉमन एरर में पूछ लेते हैं कि बताइए ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। चलिए हर तरह के प्रश्नों को भी हम सॉल्व कराएंगे जो आपके पटवारी में आए हुए हैं, ठीक है ना, समझ गए। सेकंड इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, डू डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बार बार आपसे लाइक करने के लिए नहीं करेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जोड़िएगा, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि पूरा मिला करके दे देते हैं,
तो नॉट का प्रयोग यानी कि नकारात्मक देते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य अगर आपको देखने को मिल जाए तो ये जो नॉट होगा ना, ये नॉट उस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर नॉट कहीं पर मिल जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब, जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये देखिए आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये सब्जेक्ट और ये आपकी क्या होगी, वर्ब हो गई। इनके जस्ट बीच में ही आपको यहाँ पर नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, डू नॉट, डज नॉट। यानी कि जो नॉट होगा ना वो हमेशा डू डज के साथ में ही रहेगा भाई, उसका जुड़वा भाई है, वो कहेगा मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। चाहे आप मतलब कि प्रथम प्रश्नवाचक बनाओ, फर्स्ट इंटरोगेटिव बनाओ, चाहे सेकंड बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपके साथ में ही रहूँगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चनों को हम कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए तो प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए देखते हैं कैसे हैं। तो ही गो टू मार्केट, अब इसमें बोला था कि फाइंड द एरर, आपको एरर फाइंड करना था। अब देखिए आप सबसे पहले ये सोचिए, ही लगा है, ये तो एक वचन करता है, इसके साथ में गो है, ठीक है, टू मार्केट। लेकिन सर हमने तो पढ़ा है कि अगर कहीं पर एक वचन करता हो तो जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, उसमें एस या फिर ईएस लगा देते हैं, या तो एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे। लेकिन सर यहाँ तो हमको कहीं पर भी एस या ईएस लगा नहीं दिख रहा है, तो आपका एरर कहाँ पर हो जाएगा, एरर यहीं पर हो जाएगा कि यहाँ पर आपको गोज लगाना कंपलसरी था। इसका सही आंसर होगा ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, ठीक है। अब देखिए आपके पेपर में हिंदी से इंग्लिश करने को तो आएगा नहीं, एरर फाइंड करने को ही आएगा, तो एरर ऐसे ही दिए जाएंगे, एस या यस लगाना भूल जाएंगे। या फिर और आगे देखिए, जैसे दे प्लेज क्रिकेट इन अ क्रिकेट क्लब, वे एक क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो एक सरसरी निगाह में आप देखिए, दे तो बहुवचन करता है और हमने पढ़ा है कि बहुवचन कर्ता के साथ में जो आपकी क्रिया होती है उसको वैसे का वैसा रहने देते हैं, कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सर इन्होंने एस लगा दिया, ऐसा क्यों किया, तो यही आपका एरर हो जाएगा। सही आंसर होगा दे प्ले क्रिकेट इन अ क्रिकेट क्लब, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा आपका एग्जाम में एरर पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वाट ही नोज अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में क्या जानता है, इसका सही क्या होगा, तो वाट डज, डज लगाना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि साइक्रिया आपने गायब कर दी। हमने क्या कहा था, कर्ता से जस्ट पहले साइक्रिया आएगी और यहाँ पर साइक्रिया ही गायब कर दी इन्होंने, तो ये आपका एरर हो जाएगा। सही आपका होगा वाट डज ही नो अबाउट यू। इन्होंने क्या किया, एस लगा दिया, एस तो नहीं लगाना चाहिए, एक वचन का मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाएगी इंटरोगेटिव में हमेशा। जैसे ही आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, सबसे पहले यहाँ आओ और क्रिया को पता करो, वर्ब जो है, वर्ब में एस या यस तो नहीं लगी है, इन्होंने एस या यस लगा दी, यहीं पर आपका एरर हो गया। सही आंसर होगा वाट डज ही नो अबाउट यू और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बड़ा सा देख लेते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। देखिए तो देखिए क्या है, द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर द केस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट्स डू नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आपको गलती देखिए कहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती करते हैं इस स्टेट्स को देख करके यहाँ पर डू लगा देते हैं, क्योंकि एस या एस लगा यानी कि स्टेट्स जो है वो बहुवचन करता है, ये सोच करके यहाँ पर डू लगा देते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर डू का प्रयोग नहीं होगा, आपका जो मुख्य करता है ना वो अपील है, द अपील, द अपील जो है वो मुख्य करता है और ये एक वचन में है, इसलिए आपको यहाँ पर डू नहीं बल्कि डज लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस डू को हटा करके यहाँ पर डज लगा देंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस राइट्स का मतलब क्या होता है, रियोट्स कहते हैं इसको, रियोट्स कहते हैं, कहीं कहीं पर राइट्स कहते हैं, कहीं पर अरे भाई वहाँ पर राइट्स हो गए, रियोट्स हो गए, तो ये आपका दंगा होता है। रियोट्स का मतलब होता है दंगा, ठीक है ना। अब आपने कभी रियोट्स सुना नहीं होगा, फिर आप कहोगे सर ये आप प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यूएस में देखेंगे तो इसको रियोट्स ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो इस रियोट्स का मतलब होता है दंगा। कुछ अगर ऐसी मीनिंग आएंगी तो उनको भी हम आपको पढ़ाते चलेंगे साथ साथ में, जो आपको बाद में इस्तेमाल करने में आए, ठीक है ना, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो, ठीक है। तो समझ गए इसमें मुख्य करता क्या है, ये द अपील है, इस वजह से यहाँ पर जो है डू को हटा करके हम डज लगा देंगे, क्योंकि ये एक वचन है, इसके आधार पर नहीं लगेगा, ठीक है ना, इसके आधार पर लगेगा, ठीक है ना। ऐसा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपका एसएससी सीजीएल लेवल का एग्जाम होता है। आपका पटवारी तो समझ लीजिए एसएससी सीजीएल ही बन गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटवारी की बात अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो गया वो गया। आगे बढ़िए, विजय श्री जो आपकी टेस्ट सीरीज चालू की है, विजय श्री टेस्ट सीरीज, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, एक भी पैसा नहीं लगेगा आपका। इसके जस्ट बाद मतलब इसके 2 या 3 घंटे बाद हम बता देंगे कम्युनिटी टाइम में कि कब वो जो है टेस्ट सीरीज आने वाली है, एक भी रुपये नहीं लगेगा। और डेली प्रैक्टिस आपकी कराएंगे लगभग 40-45 क्वेश्चन, जिसमें हम हिंदी को कवर करेंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके अलावा जीके के 10 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उसमें, और साथ साथ में साइंस के क्वेश्चन उसमें होंगे। बहुत सारा सब कुछ उसी में आपको देखने को मिलेगा, और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एमपी पटवारी में पूछे जा चुके हैं, जो अभी लेवल चल रहा है व्यापम का, उस लेवल को टच करते हुए हम वहाँ पर आपकी तैयारी कराएंगे। चलिए बात करते हैं वोकैब स्पेशल क्लास, ये डेली वोकैब स्पेशल क्लास चलेगी डेली, ठीक है ना। देखिए अब हमारे पास तो मोबाइल ही है भाई, मोबाइल से ही पढ़ाते हैं, तो ये दिक्कतें आती रहती हैं, ठीक है ना। चलिए इसीलिए आपकी मैथ की क्लास नहीं लग पा रही, क्यों,
क्योंकि मैथ के लिए हमारे पास जो फैसिलिटी नहीं है, अभी हमारे पास बोर्ड वगैरह नहीं है ना। धीरे-धीरे हम प्रयास कर रहे हैं, आपका सहयोग रहा तो जल्द ही हम मैथ की क्लासेस भी चालू करेंगे, थोड़ा-सा कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना? सब कुछ करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाता है। देखिए, ये आपके पटवारी एग्ज़ाम में पूछा गया था, मर्डर ऑफ ए मैन। इसको हमने आपके जब एग्जाम एनालिसिस करा रहे थे तो वहाँ पर हमने इसको कवर भी किया था जिस दिन ये पूछा गया था। एमपी पटवारी 2023 का यह प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या, ठीक है? किसी भी मानव, यहाँ पर मैन आपको लगा दिख रहा है ना? मैन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को मारना, मर्डर माने मारना, किसी भी व्यक्ति को मारना क्या कहलाता है? तो उसे हम होमिसाइड यानी जो है मानव हत्या कहते हैं। और ये साइड वाले प्रश्न हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं। होमिसाइड, सुसाइड, मैट्रिसाइड, फैट्रिसाइड, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सबको हम कवर करेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ठीक है ना? चलिए, ए सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा विलियन जो कीटाणुओं को मारता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये भी पटवारी में पूछा गया, सही आंसर हो जाएगा, उसे हम जर्मीसाइड कहते हैं। जहां पर भी साइड लगा मिल जाए ना तो समझ लेना कि ये मृत्यु से संबंधित है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप ऑप्शन में ये देखेंगे, क्या मृत्यु के बारे में पूछा गया है? अगर मृत्यु से संबंधित कुछ पूछा गया तो सबसे पहले आप ऑप्शन में ढूंढेंगे कि साइड कहाँ पर लगा दिख रहा है। जहां पर भी साइड लगा दिख जाए तो समझ लेना वही आपका आंसर है। बाकी ऑप्शन को आप जो है यहाँ पर क्लैश कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर ऊपर दिया है जर्म्स, किल जर्म्स, यानी कि जर्म्स को मारने वाला क्या कहलाएगा? जर्मीसाइड कहलाएगा, जिसे हम कीटनाशक कहते हैं हिंदी में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विच कांट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास न किया जा सके, एक तरह से अविश्वसनीय जो होता है उसे इनक्रेडिबल कहते हैं। ये भी आपके एमपी पटवारी में पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न जो एमपी पटवारी में पूछे गए ना, ऐसे ही प्रश्न आपको बीजेसी टेस्ट सीरीज में भी मिलने वाले हैं, ठीक है ना? जो कि टेस्ट सीरीज आने वाली है, मतलब कल सुबह से ही शुरू कर देंगे हम उसको, ठीक है ना? आज इसकी फर्स्ट क्लास शुरू कर दी है हमने, कल सुबह से ही आपकी बीजेसी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं टाइमिंग क्या रखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप जो भी टाइम रखना चाहते हैं, ठीक है? तो इनक्रेडिबल जो है उसे अविश्वसनीय या फिर विच कांट बी बिलीव, जिस पर विश्वास न किया जा सके, उसे हम अविश्वसनीय या फिर इनक्रेडिबल कहते हैं ना, इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत, ठीक है? चलिए, अतुल्य भारत, अविश्वसनीय भारत, उसे इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं। अगला देखिए, द मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव मांस को खाता है, ह्यूमन फ्लैश को खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैनिबल कहते हैं। कैनिबल माने नरभक्षक, ठीक है? एमपी पटवारी 2023 में पूछा गया। कैनिबल माने नरभक्षक, जिसे हम कहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मानव की मांस को खाता है, उसे हम कैनिबल या फिर नरभक्षक कहते हैं। जो लोग आज देख रहे हैं भाई, वो डेली आएंगे, ये वादा करो आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हम आज आए हैं सर, कल आएंगे और अपने साथ में 2 और मित्रों को लेकर के आएंगे। ये आप वादा कीजिए, तभी आपकी क्लासेस लगातार कंटिन्यू चलती रहेंगी, ठीक है ना? देखिए, अगला देखिए, आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसीडरेशन एट अ मीटिंग, ठीक है? तो ये क्या होता है कि किसी भी मीटिंग के बारे में आप क्या कहते हैं, एक पेपर पर लिख करके बताते हैं भाई, ये मीटिंग में बात करना है, ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एजेंडा कहते हैं या फिर उसे हम घोषणा पत्र कहते हैं। एजेंडा कहते हैं, एमपी पटवारी एग्जाम में पूछा गया। एक ऐसा आइटम, बिजनेस से संबंधित एक ऐसा आइटम जिसमें उस मीटिंग के बारे में सब कुछ लिखा रहता है कि क्या क्या मीटिंग में होने वाला है, उसे एजेंडा या फिर घोषणा पत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, मतलब एक व्यक्ति की खुद के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री, यानी कि अपनी कोई बात एक व्यक्ति किसी किताब में लिख देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे ऑटोबायोग्राफी या फिर आत्मजीवनी कहते हैं। आत्मकथा उसे हम कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एक व्यक्ति जब अपने बारे में ही कोई भी चीज़ एक किताब में लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी या फिर आत्मजीवनी कहते हैं। नंबर 7 देखिए, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता है कि भगवान है या नहीं है, कहता भगवान नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम एथिस्ट कहते हैं या फिर नास्तिक कहते हैं। एमपी पटवारी में पूछा गया है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो आपके एमपी पटवारी में पूछे गए हैं। यही प्रश्न आपके रिपीट होंगे आपके वनरक्षक में, आपके एमपी एसआई में एवं अन्य भर्तियों में, ग्रुप 4 में, ये सारे प्रश्न रिपीट होने वाले हैं, ठीक है? तो एथिस्ट मतलब नास्तिक होता है। नंबर 8 देखिए, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बाइलैंग्युअल कहते हैं, उसे द्विभाषी कहते हैं। 2 जो लैंग्वेज बोल सकता है उसे द्विभाषी या फिर बाइलैंग्युअल कहा जाता है। ये भी आपके एमपी पटवारी में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, यानी कि एक ऐसी स्थिति जब आपको दर्द का अनुभव होना ही बंद हो जाए जबकि आप कॉन्शियस स्थिति में हैं, लगभग मतलब कि एक तरह से बेहोश हो चुके हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को एनाल्जेसिया कहते हैं। एनाल्जेसिया का मतलब होता है दर्द की अनुभूति ना होना, एनाल्जेसिया उसे कहते हैं। और ऐसी दवाई को क्या कहते हैं जो आपकी जो है दर्द को समाप्त कर देती है, उसे हम एनाल्जेसिक कहते हैं। जहाँ पर भी एनाल लगा मिल जाए तो समझ लेना कि ये दर्द से संबंधित है। अगर एनाल्जेसिक मिल गया
एनाल्जेसिक मिल गया तो समझिए कि ये दर्द की दवाई है, और एनाल्जेसिया मिल गया तो समझिए दर्द की अनुभूति ना होने वाली एक ऐसी स्थिति है। ठीक है ना? देखिए, आज हमने थोड़ा-थोड़ा कवर किया है, एक पॉइंट कवर किया है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि टेंस का एक टॉपिक कवर कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। कल क्या करेंगे? कल हम ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे। कल हो सकता है हम आपको प्रेजेंट का जो 3 पार्ट रह गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने करा दिया, कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटीन्यूअस, इन तीनों को कल हम समाप्त कर देंगे कल वाली क्लास में। ठीक है ना? तो कल जितने लोग आज उपस्थित हैं, वो कल भी उपस्थित रहेंगे, क्योंकि कल हम इडियम्स और फ्रेज को लेकर के आने वाले हैं। वीडियो को मेरे भाई लाइक करना है, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके वो सामने घंटी वाली बटन दिख रही होगी, उसको दबा करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना है, जिससे कि जैसे ही ये क्लास अपलोड हो, या फिर जैसे ही विजय श्री टेस्ट सीरीज का डेली टेस्ट सीरीज की फर्स्ट टेस्ट सीरीज अपलोड हो, आपको तुरंत मिल जाए और तुरंत आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो भी प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न आपको विजय श्री टेस्ट सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना? तो बेहतरीन प्रैक्टिस और डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे वो प्रश्न तो आपका क्लियर होगा ही होगा, उससे संबंधित और जो जानकारी होगी वो भी आपकी वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो शेयर जरूर करना है, हर एक ग्रुप में ये आपकी वीडियो मिलनी चाहिए, हर एक ग्रुप में विजय श्री डेली टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। हर कोई अपने जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में, तो हम लगातार इस क्लास को और विजय श्री टेस्ट सीरीज को जारी रखेंगे। ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कैसी लगी आपको आज की क्लास। कल आपका हम तीनों जो है पार्ट रह गए हैं जो प्रेजेंट के, उनको हम कवर कर लेंगे, और जल्दी थोड़ा सा हम चलेंगे, क्योंकि हमको एक दिन इंग्लिश, मतलब सप्ताह में 3 दिन आपकी इंग्लिश की टॉपिक चलेंगे, सप्ताह में 3 दिन आपके हिंदी के टॉपिक चलेंगे। ठीक है ना? अब वो कैसे चलाना है, एक दिन करके चलाना है या 3 दिन करके चलाना है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जैसे ही मैथ की व्यवस्था हो जाएगी, तो मैथ की क्लास को भी हम बीच में जो है सेट कर देंगे। ठीक है ना? अब वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप क्लास को शेयर करते हैं, ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगली जो क्लास आने वाली है, उसमें हम विजय सी टेस्ट सीरीज डेली टेस्ट सीरीज की फर्स्ट सीरीज आज लेकर के आएंगे। ठीक है? आज या फिर कल सुबह आपको मिल जाएगी। तो भाई लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।